जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। आइए मेरे भाई, आप सभी डीएलएड छात्र छात्राओं के लिए आज हम लेकर आए हैं आपके हिंदी का क्लास। इससे पहले वाला क्लास वो जीके जीएस का था और ये उसका होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क में आपसे पूछे थे कि रॉलेट एक्ट जो है वो किस वर्ष पारित किया गया था। तो 1920, 1918, 1917 या 1919। कई सारे लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। सही जवाब देने वाले में से निखिल, धीरज, प्रवीण, आरती, लवली, काजल। ठीक है, इसके अलावा और भी लोग हैं। आगे कोशिश करेंगे आप सभी का भी नाम लेने के लिए, है ना। एक वीडियो में सभी लोगों का नाम नहीं ले सकते मेरे भाई, है ना, पॉसिबल है ही नहीं। कितने लोगों का लेंगे, तो कोशिश करेंगे आप सभी का आगे जरूर कलेक्ट करेंगे आप सभी का भी नाम। ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, है ना। आप सभी लोग कमेंट भी किए थे 1919। 18 मार्च यदि एग्जैक्ट डेट पूछ लिया जाए तो 18 मार्च 1919 को जो है रॉलेट एक्ट पारित होता है। भारतीयों ने इसको काला कानून कहा था, है ना। काला कानून के नाम से कौन जाने जाते हैं? रॉलेट एक्ट, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, काला कानून के भी नाम से इनको जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ से आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है, तो सवाल को हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। कॉपी पेन लेकर के बैठिए आप सभी लोग और सेट लगाना शुरू कीजिए। कह रहा है कि घर का उजाला मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। हिंदी का सेशन है तो बताइएगा, घर का उजाला मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो घर का उजाला मतलब धोखा देना, तो कहिएगा सर ये तो होगा नहीं। हार कर भागना, ये भी नहीं होगा, है ना, मैच ही नहीं कर रहा है। अच्छा, घर का उजाला बहुत प्यारा, अच्छा हो सकता है। अच्छा, घर का उजाला ये इज्जत बढ़ाने वाला। देखिए, घर का उजाला मतलब हो जाएगा आपका सटीक आंसर यहाँ पर डी, इज्जत बढ़ाने वाला। बहुत प्यारा बोलते, जैसे नाक का बाल यदि पूछे जाए ना कि नाक का बाल, इसका मतलब हो गया अत्यंत प्यारा या बहुत प्यारा, है ना, ये उसका हो जाएगा अर्थ। लेकिन यहाँ पर ये इसका अर्थ नहीं है। घर का उजाला का मतलब हो गया इज्जत बढ़ाने वाला। इसी से रिलेटेड एक और आपसे पूछा जाता है कि अंधेरे घर का उजाला, है ना, अंधेरे के घर का उजाला, तो उसमें होता है इकलौता पुत्र या एकमात्र सहारा, उसका अर्थ होता है। ठीक है, तो वो भी ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, यहाँ पर आपसे पूछ रहे कि अंबर शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, बताइए। अंबर शब्द का पर्यायवाची शब्द, कहिएगा सर अनल, ये तो आग का पर्यायवाची शब्द है ना। आग, पावक, दहन, ज्वाला, अनल। हवा किसका है भाई? तो ये तो हवा तो आप सभी लोग समझ ही रहे होंगे, है ना। वायु, पवमान, समीर, ये सब तो हवा के पर्यायवाची हैं। भूमि, भू, भूमि, धरती, धरा, वसुंधरा, ये पृथ्वी का पर्यायवाची है। तो भाई अंबर किसका पर्यायवाची है? कहिएगा सर गगन का। गगन मतलब क्या? तो आसमान, है ना। आसमान का ये पर्यायवाची शब्द है सारे के सारे। लिखना चाहें तो आप सभी लोग लिख लीजिएगा। आसमान का पर्यायवाची शब्द क्या है? नभ, अंबर, है ना। नभ हो गया एक, नभ हो गया, अंबर हो गया, आसमान हो गया, गगन हो गया, ये गगन हो गया। इसके अलावा आप शून्य लिखिएगा, शून्य, ये शून्य भी होता है। इसके अलावा एक और होता है, कहिएगा सर व्योम। ठीक है, ये व्योम भी होता है। तो ये अंबर के ही पर्यायवाची शब्द हैं, आकाश के ही पर्यायवाची शब्द हैं। एक आकाश भी लिख लीजिएगा, आकाश, आकाश लिखिए, आसमान लिखिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है सवाल। सवाल से पहले निर्देश दिया गया कि दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उसी वाक्य में रेखांकित शब्द के उपयुक्त विलोम द्वारा की जानी है। इसके लिए 4 जो है विकल्प दिया गया है, उचित विकल्प का चयन करना है। अच्छा, देखते हैं सवाल क्या कह रहा है आपका। कहता है कि गांधी जी के अनुसार अत्याचार का उत्तर डैश से देना ही मनुष्यता है। तो यही, इसी के बदले इन्हें इसका विलोम आपको यहाँ पर रखना है। गांधी जी के अनुसार अत्याचार का उत्तर जो है किससे देना चाहिए? कहिएगा सर सदाचार से देना चाहिए। मतलब कि ये अत्याचार का विलोम ये पूछ रहा था। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? तो सदाचार। अत्याचार का सटीक जो होगा आपका विलोम शब्द क्या होगा? सदाचार। शिष्टाचार नहीं लगाइएगा, ये गलत हो जाएगा। अत्याचार का विलोम सदाचार हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे भाई, देखिएगा यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसको आप एक शब्द में क्या कहिएगा? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, ये बताइए। बिल्कुल मेरे भाई, यहाँ पर जो सी लगा रहे हैं आप बिल्कुल सही हैं। देशद्रोही उनको बोलेंगे, है ना। जो देश के साथ विश्वासघात किया उसको हम देशद्रोही बोलेंगे। विश्वासघाती, अच्छा किसको कहते हैं? यहाँ तो विश्वासघात तो होगा नहीं, लेकिन विश्वासघाती यदि पूछ लिया जाए किसको कहेंगे, तो जो किसी व्यक्ति एक दूसरे के व्यक्ति के साथ जो विश्वासघात करता है उसको विश्वासघाती कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर विश्वासघाती तो ऑप्शन में है भी नहीं, तो ये तो कभी होगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में फिक्स कर दिया गया कि देश के साथ विश्वासघात किया है ना, तो देशद्रोही उसको बोलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। विद्रोही नहीं बोलेंगे, विद्रोही तो बोलते हैं लड़ाई करने वाला जो होता है उसको विद्रोही कहा जाता है। तो देशद्रोही करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा कि निम्नलिखित किस शब्द में पारिभाषिक शब्द जो है सुमेलित है? सुमेलित किस में है ये पूछ रहा है, तो बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि ये सर एक्सक्यूशन। एक्सक्यूशन का मतलब होता है कार्य संपादन, तो यह सही है। कार्य संपादन या फिर निष्पादन भी होता है इसका मतलब, या फिर निष्पादन भी आपको दे दे तो समझ लीजिएगा।
देखिए ये कहाँ पर यूज होता है, जैसे कोई आदेश वगैरह, योजना वगैरह जो लागू किया जाता है ना सरकार के द्वारा, तो तब वहाँ पर इस प्रकार का वर्ड आता है ना, कार्य संपादन या निष्पादन। अगला अच्छा देखिए क्या लिखा है कि सर प्रोबेशन पीरियड। प्रोबेशन पीरियड किसको कहते हैं, तो ये भी सही है। इसका क्या लिखा है, परिवीक्षा काल, मतलब कोई किसी जॉब में, यानी कि अभी वो भर्ती हुआ है लेकिन उससे पहले उसको ट्रेनिंग दिया जाता है कि हाँ कैसे आपको काम करना है, नहीं करना है, समझ रहे हैं। तो वही जो ट्रेनिंग दिया जाता है उसी के काल को, यानी समय को परिवीक्षा काल कहा जाता है। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड, ये भी समझ गए। अच्छा यहाँ पर लिखा है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब होता है परिवहन, ये भी सही है। तो भाई उपरोक्त में से सभी सही है ना, जितना भी परिभाषित शब्द दिया है सारे के सारे सही है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, याद रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि किस क्रम में सत्य कथन है, बताइए। सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। संविधान की अष्टम सूची यानी 8वीं सूची में 15 भाषाएं सम्मिलित हैं। संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। और अगला है कि केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, बताइए। भाई मेरे देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर ना ऑप्शन ए हो जाएगा। सरकारी कामकाज की जो भाषा होता है उसको हम राजभाषा कहते हैं या फिर इंग्लिश में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, जो जितने भी सरकारी कामकाज होते हैं तो जिस भाषा में होते हैं उसे हम राजभाषा कहते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में दे रखा है कि संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। ये लाइन गलत है। संविधान में कहीं पर भी हिंदी को राष्ट्रभाषा यानी कि नेशनल लैंग्वेज घोषित नहीं किया है। ठीक है, तो ये लाइन गलत हो जाएगा। लेकिन हाँ, सरकारी कामकाज की भाषा जो है उसको हम राजभाषा कहते हैं और हमारी राजभाषा हिंदी है, ये सही है ना। यानी कि हमारा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है, लेकिन वो नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा अगला देखिए क्या कह रहा है कि संविधान की अष्टम सूची में 15 भाषा है। 15 भाषा तो नहीं, आप सभी लोग पढ़े होंगे। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा टोटली अभी है ना। शुरुआत में 14 था और बाद में संविधान संशोधन के तहत जोड़ते गए, अभी टोटली जो है 22 भाषा है। 15 तो कभी नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना अभी वर्तमान में ना पहले था, तो ये तो हो जाएगा गलत। अच्छा केंद्रीय हिंदी समिति का जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है, ये लाइन भी गलत है, प्रधानमंत्री होता है। केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सटीक आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा यहाँ पर आपसे पूछा कि किस क्रम में सही मेल नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए ग्रह मतलब कनक होता है, कहिएगा नहीं सर कनक माने तो सोना होता है ना, तो ये तो लाइन यहीं पर तो निकल गया आपका आंसर है ना, ऑप्शन ए में ही। अच्छा ग्रह माने क्या होता है, कहिए सर ग्रह माने घर होता है, जबकि यहाँ पर घोटक दे दिया है। घोटक माने घोड़ा होता है ना, अश्व तुरंग घोटक बाजी ये सभी आप लोग पढ़े होंगे पर्यायवाची शब्द, तो ये तो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द हो गया, तो यही वाला मेल नहीं खा रहा है, बाकी सब सही है। चीर माने होता है बहुत समय, आप सभी लोग पढ़े होंगे। चिरस्मरणीय दिवस माने कि बहुत समय पहले वाला जो चलते आ रहा है उसी को कहा जाता है चीर, यानी चिरस्मरणीय दिवस। चीर माने हो गया बहुत समय पहले की बात। अच्छा चीर माने क्या होता है, ये दीर्घिकार वाला चीर का मतलब, तो वस्त्र का खंड, ये सही है, वस्त्र का टुकड़ा को चीर कहा जाता है। अच्छा तरनी में नौ में हर्षिकर लगा हुआ है, मूर्धन नौ में हर्षिकर, तो इस तरनी का माने सूर्य होता है, ये सही है। और इस तरनी का मतलब नाभ होता है ना, ये भी सही है। मात्र माने होता है केवल, है ना, कि मात्र इतना ही दीजिए, मतलब केवल इतना ही दीजिए, ये भी सही है। अच्छा मातृ माने माता होता है ना, हमारी माँ है उसको मातृ भी बोलते हैं, तो ये भी सही है। तो कुल मिलाकर के तीनों के तीनों जो है सही है। कौन सा मेल नहीं खा रहा था, कहिएगा सर ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कह रहा है किस क्रम में भद्र का तद्भव रूप है, बताइए। भद्र का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, यानी भद्र जो है मेरे भाई ये संस्कृत का शब्द है, और जो संस्कृत का शब्द होता है उसको हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो ये भद्र जो है ये कैसा शब्द है, कहिएगा सर तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव रूप पूछ रहा है। तो अर्थ तो सेम होता है लेकिन रूप चेंज हो जाता है। कहिएगा सर भद्र माने होता है भला, है ना, भद्र पुरुष माने भला पुरुष, भला पुरुष कह लीजिए या फिर सज्जन पुरुष कह लीजिए, है ना, तो भला या सज्जन उसी का मतलब हो जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहे हैं कि सामने जो बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है वह मेरा है, यहाँ पर कौन सा सर्वनाम जो है उपयोग में लिया गया है, बताइए। सामने जो बड़ा सा मकान दिख रहा है वह मेरा है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दे रहे होंगे कि सर यहाँ पर देखिए जो है तो ये भी तो एक प्रकार का सर्वनाम ही है, लेकिन देखिए इस पूरे लाइन का जोर कहाँ पर पड़ रहा है। सामने जो बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है वह मेरा है, तो यहाँ पर कहिए मेरा हो गया सर, तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम, कहिएगा सर लगा देते हैं निजवाचक है ऑप्शन ए, लेकिन आप हो जाइएगा गलत। अब कहिएगा सर यहाँ पर कैसे गलत हो गया, ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ये है आपका क्या, तो कहिएगा सर निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम कहते किसको हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए
वक्ता के पास या दूर वाली कोई वस्तु है और उसको जो है वो निश्चित रूप से बता रहा है कि वो ऐसा है। देखिए सामने जो बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है वो मेरा है। नॉर्मली आप समझिए किसी व्यक्ति को आप कह रहे हैं कि भाई सामने जो मकान दिखाई दे रहा है वह मेरा है, आप मतलब निश्चित उसको बता रहे हैं कि यह मेरा ही है। या फिर ये कहिए कि सामने जो रोटी रखी हुई है वो जली हुई है, इसका मतलब निश्चित वह रोटी जली हुई है। समझ रहे हैं, आप किसी को कह रहे हैं तो निश्चित वो जला हुआ है तभी तो आप उसको कह रहे हैं। तो यहाँ पर इस स्थिति में आपको निश्चयवाचक लगाना है, ना कि मेरा है तो यहाँ पर आप निजवाचक लगा दीजिएगा। समझ गए, इसलिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर सी होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। देखिए कह रहे कि उच्च न्यायालय का अंग्रेजी समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, समानार्थक शब्द बताइए। उच्च न्यायालय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सिंपल है भाई, उच्च न्यायालय को हाई कोर्ट कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, उच्च न्यायालय को हाई कोर्ट। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का हिंदी रूप क्या होता है? हाँ कहिएगा सर, सर्वोच्च न्यायालय है ना, सबसे बड़ा न्यायालय यही होता है, सर्वोच्च न्यायालय। ये केंद्र लेवल का होता है, सर्वोच्च न्यायालय है ना, इसको क्या बोलेंगे? न्यायालय, शॉर्ट में लिख देते हैं सर्वोच्च न्यायालय। अच्छा, यहाँ पर लिखा है आपका सेशंस कोर्ट। सेशंस कोर्ट किसको कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, सत्र न्यायालय कहा जाता है इसको, सत्र न्यायालय। ठीक है, सत्र न्यायालय। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसको कहते हैं? तो भाई जिला न्यायालय को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जिला न्यायालय। ठीक है, तो जिला न्यायालय को हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। लेकिन हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय का क्या हो जाएगा? हाई कोर्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये जी उच्च न्यायालय जो होता है मेरे भाई, ये स्टेट लेवल का होता है, हर राज्य में होता है एक एक उच्च न्यायालय। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट होता है ये केंद्र में एक ही होता है, जो कि दिल्ली में, आप सभी को पता ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा कि किस क्रम में परिमाण बोधक विशेषण है, बताइए। परिमाण बोधक, देखिए आज मैंने अधिक केले खा लिए, तो अधिक है यहाँ पर, तो फिक्स नहीं हो रहा है कि परिमाण कितना है ना, तो ये हो जाएगा आपका गलत। उस पुस्तक को पढ़ो, तो यहाँ पर भी कोई परिमाण जैसा नहीं दिख रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मोहन 2 किलो दूध पी गया। अच्छा, मोहन 2 किलो दूध पी गया, यहाँ पर 2 किलो तो लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, सोहन 5 केले खा गया, कहिएगा सर यहाँ पर भी सर काउंटिंग आ रहा है। सर दोनों स्थिति में काउंटिंग आ रहा है, तो हम सर परिणाम किसको मानेंगे? ध्यान रखिएगा मेरे भाई, परिणाम बोधक विशेषण उसी को कहते हैं जहां पर किसी वस्तु को नापा या तौला जा सके, उस स्थिति में। संख्या को नहीं मानिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, 5 केला खा गया, तो मतलब 5 का मतलब यहाँ पर संख्या दिखा दिया गया है। परिणाम बोधक में कभी भी संख्या नहीं होता है। परिणाम बोधक विशेषण उसी को कहते हैं जहाँ पर नापा या तौलने वाला, नापने या फिर तौलने वाला जो भाव वहाँ पर जहाँ पर दिख रहा हो। देखिए कह रहे हैं कि मोहन 2 किलो दूध पी गया, मतलब ये नापने वाली बात हो रहा है, समझे? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा परिणामवाचक विशेषण या परिणाम बोधक विशेषण, ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन होता है इसी प्रकार के सवाल में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए, कह रहा है किस क्रम में सही समास विग्रह नहीं हुआ है, बताइए। कहाँ पर सही समास विग्रह नहीं हुआ है? तो देखिए नील गाय का समास विग्रह क्या होता है? नीली है जो गाय, तो यह समास विग्रह बिल्कुल सही है। बैलगाड़ी का क्या होता है? बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी, ये भी सही है। क्रोधाग्नि को क्या बोलेंगे? क्रोध रूपी अग्नि, ये भी सही है। लेकिन नव विधि, नव है जिसमें विधियां, ये गलत हो जाएगा। नव विधि का ये नहीं होता है समास विग्रह। देखिए नव जैसे ही कोई संख्या शब्द आ गया ना, संख्या, तो समझिएगा इसके बाद आपको समूह वाला शब्द लगाना होगा। इसका देखिए नव विधि का जो समास विग्रह क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, हो जाएगा जैसे नव विधियों, नव विधियों का समूह, नव विधियों का समूह, ये बोलेंगे। इसका शुद्ध जो होगा समास विग्रह यही होगा, नव विधियों का समूह। जैसे इसके अलावा आपका तिरंगा दे दे, तिरंगा क्या बोलेंगे? 3 रंगों का समूह, उसमें मतलब समूह वाला शब्द आएगा ही आएगा, ठीक है। जैसे आपका बोल दे चौराहा, मतलब 4 राहों का समूह, वहां पर फिर समूह शब्द आएगा। जैसे आपका बोल दे सप्ताह, मतलब 7 दिनों का समूह, तब सप्ताह बोलेंगे, वहाँ समूह शब्द आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए नव तो दिया है, लेकिन इसमें कहीं समूह शब्द नहीं दिया है, तो इसलिए नव है जिसमें विधियां, ये गलत हो जाएगा समास विग्रह इसका, समझें। वही पूछ रहा था कौन सा समास विग्रह सही नहीं है ना, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा कि वीरों ने देश के हेतु बलिदान दे दिया, यहाँ पर कौन सा कारक है, बताइए मेरे भाई। वीरों ने देश के हेतु बलिदान दे दिया, कहिएगा सर यहाँ पर तो सर वीरों ने, तो कर्ता ने, सर यहाँ पर कर्ता वाला भी चिन्ह दिख रहा है, तो कहेंगे कर्ता कारक, लेकिन नहीं मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। देखिए कर्ता जो वीरों ने देश के हेतु बलिदान दे दिया, ध्यान देखिए यहाँ पर जो जोर जा रहा है सबसे ज्यादा किसके ऊपर जा रहा है? वीरों ने बलिदान दिया, लेकिन किसके लिए बलिदान दिया? कहिए सर देश के लिए, के हेतु या फिर के लिए? यहाँ पर के हेतु या फिर के लिए, कहिए एक ही बात है ना। तो आपसे लोग पढ़ेंगे कर्ता ने, ये तो ठीक है भाई,
लेकिन कर्म को, संप्रदान को, के लिए पढ़ें, संप्रदान को या फिर के लिए, ये किसका है, संप्रदान का जो है ये संप्रदान कारक का चिन्ह है ना। तो संप्रदान कारक यहाँ पर हो जाएगा। वीरों ने बलिदान तो दे रहा है, लेकिन किसके लिए दे रहा है, देश के लिए दे रहा है। तो यहाँ पर जो विशेष रूप से जो इफेक्ट पड़ रहा है किसके ऊपर, देश के ऊपर पड़ रहा है। यूं ही कोई वीर जो है किसी के लिए जो है अपना प्राण तो नहीं त्यागेगा, लेकिन किसके लिए त्याग रहा है, देश के लिए त्याग रहा है। और देश के लिए हर कोई प्राण त्यागने के लिए तैयार रहता है। मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पर जोर डाला जा रहा है देश के ऊपर। तो इसमें देखना है कि देश के बगल में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, के हेतु या के लिए या फिर को, ये किसका है, तो संप्रदान कारक का चिन्ह होता है। समझ गए। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी लगाना है, ना कि आपको कर्ता वाला लगाना है। समझे। चलिए अगला क्वेश्चन समझिएगा। देखिए कह रहा है कि कमला ने शांति को पुस्तक दी, यहाँ पर कौन सी क्रिया है बताइए। कमला ने शांति को पुस्तक दी, इसमें कौन सी क्रिया है भाई। देखिए कमला तो यहाँ पर भाई सब्जेक्ट हो गया। आप सभी लोग इंग्लिश में ट्रांसलेशन अगर बनाए होंगे तो थोड़ा बहुत आपको पता होगा जरूर। कमला तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, लेकिन देखिए पुस्तक दी, एक तो पुस्तक यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, इसके अलावा किसको दी, तो शांति को। देखिएगा जब आप इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कीजिएगा तो दोनों का जो इसका इंग्लिश मीनिंग है वो लास्ट में जाकर के आपको लिखना होगा, है ना। पुस्तक दी और किसको दी, तो शांति को दी। समझें। तो ऑब्जेक्ट को ही कहा जाता है कर्म। ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है हिंदी में, कर्म कहा जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्ण द्विकर्म क्रिया। कह रहा है कि कौन सी क्रिया है, तो पूर्ण द्विकर्म। द्विकर्म माने दो गो कर्म। देखिए तो एक शांति हुआ है और एक क्या हुआ है, पुस्तक हुआ है। ये पुस्तक भी कर्म है और शांति भी यहाँ पर कर्म है, लेकिन कमला क्या है, ये कर्ता हो जाएगा। समझें। तो कमला ने शांति को पुस्तक दी, इस वाक्य में जो है कौन सी क्रिया है, कहिएगा सर पूर्ण द्विकर्मक क्रिया है, क्योंकि दो गो कर्म का यूज हुआ है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि कॉमेंसीज का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, बताइएगा मेरे भाई। कॉमेंसीज का हिंदी अर्थ, ध्यान रखिएगा ऑप्शन होगा सी करेक्ट, प्रारंभ करना। कॉमेंसीज का हिंदी अर्थ होता है प्रारंभ करना। अच्छा दस्तावेज का क्या होता है, कहिएगा सर डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा डिफ़ॉल्ट का क्या होता है, तो भाई डिफ़ॉल्ट का डिफ़ॉल्ट ही होता है ना, डिफ़ॉल्ट का डिफ़ॉल्ट ही होता है, FULT। डिफ़ॉल्ट मतलब क्या होता है, जैसे कि चूक जाना या फिर अनुपस्थिति, उसी को कहा जाता है डिफ़ॉल्ट। दस्तावेज तो आप सभी लोग समझते होंगे, डॉक्यूमेंट इसको इंग्लिश में बोलेंगे। बाकी प्रारंभ करना को हम क्या बोलेंगे, कॉमेंसीज बोलेंगे, ध्यान रहेगा, है ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर सी हो जाएगा। कॉमेंसीज माने प्रारंभ करना। चलिए अगला क्वेश्चन समझिएगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। सवाल आपका पूछ रहा है कि न खुदा ही मिला, न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। कह रहे इस पंक्ति में बताइए भाई अलंकार कौन सा है। न खुदा ही मिला, न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। देखिए यहाँ पर ना शब्द देखिए 3-4 बार यूज हुआ है ना, ना यहाँ पर भी देखिए ना, यहाँ पर भी देखिए ना। तो जहाँ पर ना शब्द उच्चारण भी हो जाए ना, तो वहाँ पर भी आपको लगाना है विरोधाभास, यानी विरोध का उच्चारण हो रहा है तो विरोधाभास अलंकार लगाएंगे। समझ गए। करेक्ट मैसेज। और कहीं कहीं पे जैसे उल्टा शब्द दे दे, ठंडा का गर्म दे दे, है ना, श्याम का व्हाइट दे दे यानी उजला दे दे, इस प्रकार से भी शब्द आपका मिले तो समझिएगा वहाँ पर भी विरोध का उच्चारण होता है, विरोधाभास अलंकार वहाँ पर आपको लगाना होता है। अलंकार भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा यहाँ से आपका अनुच्छेद है, अनुच्छेद है तो हम सभी लोग पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना, हम सबका नियम तो यही है भाई। तो कवि मुद्दन एक उच्च विद्यालय में डैश का शिक्षक का काम करने लगे। अच्छा ये यानी कि आपका गद्यांश सही पूछा है तो गद्यांश को पढ़ना होगा मेरे भाई, तो पढ़ते हैं। आइए देखिएगा, कह रहा है कि कन्नड़ साहित्य के इतिहास में कवि मुद्दन का नाम गर्व के साथ लिया जा सकता है। उसका यानी कि आपका, देखिए उसका आपका, यहाँ से आपका लटकाने का कोशिश किया गया है आपको सवाल में। उसका के जगह देखिए आपका कई कई जगह पे यूज किया गया, तो आपका या फिर उसका कहे तो समझिएगा मुद्दन के बारे में ही कह रहा है। तो उसका असली नाम लक्ष्मी नारायण था। वे मंगलूर जिले के नंदलिके में पैदा हुए थे। बचपन में आप अपनी माता के साथ पुराण और कीर्तन सुनने जाते थे। आप मतलब यहाँ पर फिर समझ रहे हैं किसके बारे में, मुद्दन के बारे में कह रहा है। ठीक है। यक्षगान देखने में आपको बड़ा आनंद मिलता था, तो यहाँ पर फिर आपको माने क्या, मुद्दन को बड़ा आनंद मिलता था। इसके अलावा देखिएगा आगे क्या लिखा है, आप यक्षगान में अभिनय करते थे, यक्षगान लिखने भी लगे। उडुपी के एक उच्च विद्यालय में आप व्यायाम शिक्षक का काम करने लगे। देखिए यहीं पर आपको आंसर मिलेगा, है ना, आप व्यायाम शिक्षक का काम करने लगे। तो देखिए कह रहा है ना, आपका क्वेश्चन भी यही है कि कवि मुद्दन जो है एक उच्च विद्यालय में डैश का शिक्षक का काम करने लगे। किस पद पर शिक्षक वो बने थे, तो व्यायाम के शिक्षक बने थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्या, कहिएगा सर जी बी हो जाएगा। ठीक है, ये गद्यांश से आपको जो है देना था जवाब।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा कि खटाई में पड़ना मुहावरे का आशय है, यानी इसका क्या कहना चाह रहा है मुहावरा। खटाई में पड़ना का मुहावरे का आशय क्या है। तो बहुत कष्ट होना कहिएगा नहीं, नुकसान होना ये भी नहीं होगा। खटाई में पड़ना माने ना ही तो बहुत कष्ट होना, ना नुकसान होना, ना ही पछतावा होना। ध्यान रखिएगा, खटाई में पड़ना इसका मतलब होता है निर्णय ना होना। समझे, निर्णय ना होना मतलब समझ रहे हैं, आप कोई काम करने गए और आपका जो है वो काम विफल हो गया, सफल हुआ ही नहीं, उसी को कहता है खटाई में पड़ गए। तो खटाई में पड़ जाना माना निर्णय ना होना, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन समझिएगा मेरे भाई। यहाँ पर कह रहा है कि आटे दाल का भाव मालूम होना, बताइए तो इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या हो जाएगा। आटे दाल का भाव मालूम होना, घर में राशन लाना, ये देखिए रहे कितना सिंपल लिखा है, ये तो होगा ही नहीं। कष्ट का अनुभव होना, हाँ ये ठीक है, हो सकता है। मुसीबत में पड़ना, ये भी ठीक लग रहा है। कंगाल होना, देखिए ये भी नहीं होगा। यहाँ पर आपको इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब कि कष्ट का अनुभव होना। ठीक है, सटीक क्या हो जाएगा सबसे, ऑप्शन बी। आटे दाल का भाव मालूम होना माने कि कष्ट में पड़ना, कष्ट का अनुभव होना। ठीक है, मुसीबत में पड़ना नहीं बोलेंगे, कष्ट का अनुभव होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में सही विकल्प जो है सही वाक्य चुनना है आपको। सही वाक्य का चयन करना है। अच्छा देखिए, स्वभाव के प्रतिकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, स्वभाव के अनुरूप तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। इसके अलावा अगला, स्वभाव रूप तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। बताइए सटीक वाला कौन सा होगा, सही वाक्य चुनना है। करेक्ट आंसर मेरे भाई ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अनुकूल वाला शब्द आपको वाक्य जो है आपको चुनना है। स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, अनुकूल वाला होगा। ठीक है, ध्यान रहेगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही करे, दिए गए विकल्प में शुद्ध वाक्य को छांटना है। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। अच्छा, भारत में दर्शनीय स्थल अनेक देखने योग्य हैं, ये तो वैसे ही लग रहा है गलत है। अनेक देखने योग्य दर्शनीय स्थल भारत में हैं, ये भी गलत है। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक शब्द पे गौर कीजिएगा, दर्शनीय का मतलब क्या होता है बताइए तो। दर्शनीय का मतलब भाई, दर्शनीय का मतलब ही होता है देखने योग्य, देखने योग्य ही को ही कहा जाता है दर्शनीय। यदि आपसे कोई कह दे दर्शनीय स्थल तो इसका मतलब देखने योग्य स्थल। तो यहाँ पर देखने योग्य शब्द वापस लिखने की जरूरत है ही नहीं, इसलिए तो एक गलत ऐसे भी हो जा रहा है। यहाँ पर भी देखिए देखने योग्य लिख दिया गया ना, इसलिए ये गलत है। और आगे देखिएगा यहाँ पर भी है देखने योग्य, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल है, इसका मतलब सिंपली हो गया कि भारत में अनेक देखने योग्य स्थल है। दर्शनीय माने क्या, देखने योग्य। तो भारत में अनेक देखने योग्य स्थल है, तो दर्शनीय स्थल उसको बोल सकते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। दोनों शब्द का यूज नहीं करेंगे हम, समझे। चलिए अगला क्वेश्चन समझिएगा, देखिएगा यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, कदाचित शाम तक वो वापस आ जाएं। इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानना है आपको। बताइए कौन सा काल है यहाँ पर, सामान्य भविष्यत काल है, संदिग्ध वर्तमान काल है, इसके अलावा संदिग्ध भूतकाल या फिर संभाव्य भविष्यत काल। वाक्य को पढ़िए ना, समझ में आ जाएगा। कदाचित शाम वो वापस आ जाएं, मतलब जो है भाव जाहिर कर रहा है कि शायद शाम तक वो वापस आ जाएं, तो शायद हो जाए, या फिर काश शाम तक वो घर आ जाएं, मतलब संभावना जता रहा है कि काश वह आ जाए, तो यहाँ पर संभाव्य भविष्यत काल होगा। आ जाए मतलब अभी आया नहीं है, वो आने वाला है, तो उसको भविष्यत काल बोलेंगे ही, लेकिन संभावना जता रहा है इसलिए संभाव्य भविष्यत काल बोलेंगे, समझे। तो करेक्ट आंसर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझिएगा, कह रहा है सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। कई बार करा चुके हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर। सर्वश्रेष्ठ रस कौन सा है, तो बिल्कुल मेरे भाई सर्वश्रेष्ठ रस मेरे भाई श्रृंगार रस है। याद रहेगा, सर्वश्रेष्ठ रस किसको माना गया है, श्रृंगार रस। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे, अच्छा रसों का रस किसको कहा जाता है, या फिर रसों का राजा किसको कहा जाता है, ये भी पूछ लिया जाए तो श्रृंगार रस को ही लगाना है। कह रहा है यहाँ पर देखिएगा, संदेशनी मधुवन कूप भरे, यहाँ पर कौन सा अलंकार है, संदेशनी मधुवन कूप भरे। तो ये आप सभी को पिछले क्लास में एक बार कराए थे। यहाँ पर होगा क्या कहिएगा सर, अतिशयोक्ति अलंकार। समझिएगा यहाँ पर अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति किसको कहते हैं, जहाँ पर बढ़ा चढ़ा करके बात किया गया हुआ उसी को कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। तो यहाँ पर भी देखिए ना, संदेशी मधुवन कूप भरे, इसका मतलब है कि कृष्ण, ये संदेशनी माने संदेशा होता है, तो मथुरा, मधुवन हो गया मथुरा, मथुरा में जो है कृष्ण के संदेश से सारे कुएं भर गए हैं। मथुरा में कह रहा है, मथुरा में जितना भी कुआं है वो कृष्ण के संदेश से पूरा कुआं भर गया है।
क्या ये संभव है? किसी के संदेश से कुआं कैसे भर सकता है? लेकिन ये भाव प्रकट किया है, समझ रहे, ये सिर्फ भाव प्रकट किया है कि कृष्ण का इतना संदेश आया है कि सारे कुएं भर गए हैं मथुरा के। तो ये सिर्फ भाव है, लेकिन ऐसा रियल में होता नहीं है, यानी बढ़ा चढ़ा करके सिर्फ यह बात कह दिया गया है। तो इसी स्थिति में जहाँ पर बढ़ा चढ़ा करके बात किया गया हो वहाँ पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है, समझे। करेक्ट आंसर डी होगा। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है कि कुंडली 6 चरण वाले छंद को कहते हैं, प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? कुंडली 6 चरण वाले छंद को कहते हैं, ये ध्यान रखिए, कुंडली जो है ना वो उसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्रा होती है याद रखिएगा। इसको डायरेक्ट याद रखने वाला 24 मात्रा होती है। कुंडली में 6 चरण होता है और सारे चरण में यानी एक एक चरण में 24 मात्राएं होती है, ठीक है, यानी प्रत्येक चरण में 24 मात्रा। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इसको डायरेक्टली आपको याद रखना है, ठीक है। और ये रहा आपका होमवर्क, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है साथ में, यानी कि आपका स्कोर क्या रहा हो स्कोर के साथ में इसको भी बताना है। कह रहा है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो यह किस वाक्य का उदाहरण है? कमेंट करके बताइएगा। संदेहवाचक है, संकेतवाचक है, या फिर निषेधवाचक, या फिर इच्छावाचक वाक्य बताना है आप सभी को कमेंट करके। और स्कोर क्या रहा ये भी आपको कमेंट करके बताना है। पिछला क्लास नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। फ्री में आप सभी को PDF भी दे रहे हैं, है ना। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा या फिर पिन कमेंट में भी मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको फ्री में PDF मिल जाता है। और रात से मेरे भाई सोए नहीं हैं, है ना, मतलब कि शाम हुआ और उसके बाद हम क्लास में जो है एंट्री मारे, यानी कि आपका जो है क्लास एडिटिंग वगैरह है ना, रिकॉर्ड वगैरह करने में। और अभी बज रहा है 4:15, मॉर्निंग हो गया मेरे भाई, और शाम से इसी में लगे हुए हैं। तो क्या करिएगा, आप सभी को सोचते हैं जब तक समझाएं अच्छे तरीके से नहीं, तब तक जब तक हम ये सेटिस्फाइड नहीं होते कि आपको इस तरीके से समझाना है तब आपको समझ में आ जाएगा, तो तब तक हम रिकॉर्ड ही नहीं करते क्लास को। अच्छी तरीके से हमको ऐसा लगता है कि आपको इस तरीके से समझाना है ताकि आप समझ जाइएगा, तब हम क्लास को रिकॉर्ड करते हैं। तो खैर कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी हो जाता है ना, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है किसी किसी क्लास में। और हाँ, आप सभी लोग क्लास को शेयर वगैरह नहीं कर रहे हैं मेरे भाई। अभी मानते हैं एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत लेट है, लेकिन देखिए आप लोग पिछला 2025 वाला एग्ज़ाम देखेंगे, DELED का एग्ज़ाम जब लिया तो फिर आपको मौका दिया नहीं, वो तुरंत एग्ज़ाम ले लिया था। तो इसी तरह इस बार भी करेगा, वो 10th वगैरह का एग्ज़ाम चल रहा है इसलिए थोड़ा सा अटका हुआ है। तो आप सभी लोग मेहनत अपना कम नहीं कीजिए मेरे भाई, कब जो है वो डेट निकाल देगा और तुरंत से ले लेगा एग्ज़ाम, पता भी नहीं चलेगा आप सभी को, समझे। तो इसलिए तैयारी में लगे रहिए, और इसीलिए कहते हैं क्लास को थोड़ा सा शेयर वगैरह कर दीजिए, मेरा भी मोटिवेशन बना रहता है। क्लास का जो व्यूज़ वगैरह कम जाने लगता है तो मुझे लगता है कि बच्चे सब पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, भटक जाते हैं रास्ता आप सभी लोग, तो हाँ मेरा भी मन नहीं लगने लगता है। तो क्लास वगैरह को थोड़ा सा शेयर वगैरह कर दिया कीजिए, ठीक है। बाय द वे मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।